क्या होगा अगर किसी से ये कहा जाए कि उसके कमरे में जलने वाली ट्यूबलाइट लगातार नहीं जल रही है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ये। बिल्कुल, बल्कि सच्चाई ये है कि वो 1 सेकंड में 100 बार बुझ और जल रही है। देखने में रोशनी बिल्कुल एकसार और शांत लगती है, पर दीवारों के पीछे बिजली एक अलग ही रफ्तार से नाच रही है। हाँ, और ये धोखा इसलिए इतना परफेक्ट लगता है क्योंकि हमें रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं। स्विच दबाया और रोशनी हो गई। हम उस एक्शन और रिएक्शन को बेसिकली जादू मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन उन तारों के अंदर जो कंटिन्यूअस, क्योटिक और तेजी से बदलती हुई फिजिक्स चल रही है ना, वो उस जादू से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। और हमारे आज के इस डीप डाइव का पूरा फोकस यही इनविजिबल साइंस है। एब्सोल्युटली। और इस टेक्निकल विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे पास आज बहुत सॉलिड सोर्सेज हैं। हाँ, स्पेसिफिकली हमने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च भोपाल के हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल के लेक्चर्स और उनके तैयार किए गए नोट्स का बहुत ही डिटेल्ड अध्ययन किया है। उसके साथ ही प्रदीप गिरी एकेडमी की वीडियो मटेरियल और कुछ डिटेल्ड इंजीनियरिंग नोट्स को भी शामिल किया है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल का पढ़ाने का तरीका सच में बहुत ही अनोखा और ग्राउंड लेवल का है। उनका मुख्य फोकस स्टॉर्म्स को सिर्फ फॉर्मूलाज की तरह रटने पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे लॉजिक पर होता है। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को वो आम जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ देते हैं। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को खोलते हैं। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने के पीछे का आखिर लॉजिक क्या है? अगर हिस्ट्री देखें तो थॉमस एडिसन का नाम आता है, जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट के कट्टर समर्थक थे। तो एसी ने अचानक आकर ये वॉर ऑफ करंट्स कैसे जीता? ये इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास का सबसे बड़ा टकराव था। देखें, एडिसन का जो डीसी करंट था वो एक सीधी लाइन की तरह चलता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। हीट वाली समस्या, राइट? जो तारों में वेस्ट होती थी। एग्जैक्टली। जब भी डीसी को लंबी दूरी तक भेजा जाता था तो बहुत ज्यादा एनर्जी हीट के रूप में रास्ते में ही वेस्ट हो जाती थी। इस प्रॉब्लम का तोड़ निकोला टेस्ला ने एसी करंट के रूप में निकाला। एसी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, जिससे पावर प्लांट वाली इलेक्ट्रिसिटी को लाखों वोल्ट्स तक स्टेप अप किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जब वोल्टेज इतना ज्यादा होता है तो रास्ते में एनर्जी का नुकसान ना के बराबर होता है, और फिर जब ये करंट शहर पहुंचता है तो उसे वापस 220 वोल्ट्स तक स्टेप डाउन कर दिया जाता है। मतलब एसी सिस्टम सस्ता भी है और हजारों किलोमीटर सेफली ट्रैवल भी कर सकता है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल के नोट्स में भी बार बार हाईलाइट किया गया है कि एसी मोटर्स बनाने में भी काफी सिंपल होती हैं। पर मेरा एक सवाल है, ट्रांसफॉर्मर डीसी के साथ ऐसे स्टेप अप क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का पूरा मैकेनिज्म फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स पर निर्भर करता है। डीसी में करंट बिल्कुल स्टेडी होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं होता, तो ट्रांसफॉर्मर वहां काम ही नहीं करता। ओह गॉट इट। पर ये एसी आखिर पैदा कैसे होता है? सोर्सेज में लिखा है कि रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है। इस मैग्नेटिक जादू की सच्चाई क्या है? देखिए, इसको दिमाग में एक आसान चित्र के रूप में बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, दो बड़े मैग्नेट्स आमने सामने रखे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उनके बीच खाली हिस्से में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। राइट, एक इनविजिबल फील्ड। हाँ, अब अगर उस फील्ड के बीच एक कॉपर कॉइल तेजी से घूमेगी तो वो उन मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगी। फैराडे का लॉ कहता है कि जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा तो वोल्टेज पैदा होगा। और क्योंकि वो कॉइल गोल घूम रही है तो कभी ऊपर से नीचे कट करेगी और अगले पल नीचे से ऊपर। इसी लगातार बदलते एंगल की वजह से दिशा चेंज होती है। एकदम सही पकड़ा इस बात को। स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट को बाहर निकाला जा सके बिना तारों को उलझाए। इसलिए हमें एक वेव मिलती है, खासकर एक परफेक्ट साइन वेव। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने अपने लेक्चर्स में इस गोल घूमने वाले कॉन्सेप्ट से ही साइकिल को बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया है। उनके नोट्स बताते हैं कि जब करंट एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है, एक बार पॉजिटिव हाफ और एक बार नेगेटिव हाफ, तो वो एक साइकिल बनाता है। और यहीं पर एक और नया टर्म आकर जुड़ता है जिसे टाइम पीरियड कहते हैं। एक पूरी साइकिल यानी 360 डिग्रीज घूमने में जितने सेकंड्स लगते हैं वही टाइम पीरियड है। प्रोफेसर अग्रवाल हमेशा इस ग्राउंड रूल को समझने पर जोर देते हैं। अगर इस लगातार बदलती लहर को थोड़ा आसान विजुअलाइज करना हो तो क्या हम इसे एक पेंडुलम की तरह देख सकते हैं,
जैसे पेंडुलम पहले लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है और वापस सेंटर आता है। ये आना और जाना एक साइकिल हो गया। ये पेंडुलम वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है, और अगर इस पेंडुलम को तेज कर दें तो फ्रीक्वेंसी तुरंत समझ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो पेंडुलम एक सेकंड में कितनी साइकिल्स पूरी कर रहा है। भारत के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब वो इलेक्ट्रिकल पेंडुलम एक सेकंड में 50 बार अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ये रफ्तार बहुत हैरानतंग है। जरा सोचिए स्पीड के बारे में। एक सेकंड में 50 बार करंट एक दिशा में जाता है और वापस उल्टी दिशा में जाता है। डॉक्टर अग्रवाल इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पर ध्यान दिलाते हैं। अगर 50 साइकिल्स एक सेकंड में हैं, तो एक साइकिल को पूरा होने में सिर्फ 0.02 सेकंड्स लगते हैं। पर एक नया कंफ्यूजन यहाँ पैदा होता है। अगर करंट हर 0.02 सेकंड्स में दिशा बदल रहा है और मैथ कहता है कि वेव सिमेट्रिकल है, तो पूरे साइकिल का एवरेज निकालने पर 0 आएगा ना? पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, मैथ की किताबों के हिसाब से देखा जाए तो पूरे साइकिल का एवरेज करंट 0 ही होता है। वेट, अगर एवरेज करंट 0 है तो महीने के आखिर में आने वाला बिजली का लंबा चौड़ा बिल 0 क्यों नहीं आता? मीटर नाप क्या रहा है उस वक्त? ये एक ऐसी शानदार उलझन है जहां थ्योरी की मैथ और रियल वर्ल्ड की फिजिक्स आपस में टकरा जाते हैं। इसका जवाब हीट जनरेशन में छुपा है। सोचिए, अगर एक लकड़ी पर रेगमार को आगे रगड़ें या पीछे रगड़ें, हीट दोनों तरफ पैदा होगी। ओह, मतलब हीट कैंसिल नहीं होती? बिल्कुल नहीं। एक हीटर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्लो में गर्म होगा। हीट एनर्जी हमेशा ऐड होती है, कभी 0 नहीं होती। इसका साफ मतलब है कि हम इस रैपिडली फ्लक्चुएटिंग करंट का सिंपल मैथमेटिकल एवरेज निकाल ही नहीं सकते। सही कहा। और यहीं पर आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की एंट्री होती है। प्रदीप गिरिकर्मी के लेक्चर्स में इसका पूरा डेरिवेशन मौजूद है। आरएमएस एक तरह से एसी और डीसी के बीच का एक मजबूत ब्रिज है। अच्छा, तो ये एसी करंट की वो स्टेडी वैल्यू है जो किसी सर्किट में उतनी ही हीट पैदा करेगी जितनी एक डीसी करंट करता है? एग्जैक्टली। अगर एक एसी करंट हीटर को उतना ही गर्म करे जितना कि एक 5 एम्पियर का डीसी करंट करता है, तो उस एसी की आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर मानी जाएगी। इसका फॉर्मूला बनता है आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू 0.707 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम करंट। और ये 0.707 ज्योमेट्री से निकलता है, राइट? पर इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? स्विच बोर्ड पर जो 220 वोल्ट लिखा होता है, क्या वो आरएमएस वैल्यू होती है? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट है। हमारे स्विच बोर्ड्स में आने वाली 220 वोल्ट्स आरएमएस वैल्यू ही होती है। उसकी असल पीक वैल्यू तो लगभग 311 वोल्ट्स तक जाती है। वाओ! मतलब करंट 311 तक झटका देता है? बिल्कुल। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में डॉक्टर दीपक अग्रवाल इस पर गहराई से ध्यान दिलाते हैं कि जब इंजीनियर मल्टीमीटर से वोल्टेज नापता है तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही पढ़ता है, क्योंकि वही रियल एनर्जी का काम करती है। ये तो क्लियर हो गया। पर सोचिए, अगर पावर प्लांट में कोई गड़बड़ी हो जाए और वेव की शेप परफेक्ट ना बने, बिना वेव को देखे किसी इंजीनियर को उसकी शक्ल का अंदाजा कैसे लगता है? यहाँ इंजीनियरिंग नोट्स में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर जिक्र में आते हैं। हाँ, देखने में ये सिर्फ डेसिमल्स लगते हैं, पर ये रेशोज असल में वेव्स का एक्सरे विजन होते हैं। इनमें पूरे पावर सिस्टम की हेल्थ छुपी होती है। फॉर्म फैक्टर आरएमएस और एवरेज का रेशियो है जो 1.11 होता है, और पीक फैक्टर मैक्सिमम और आरएमएस का रेशियो है जो 1.414 होता है। पर क्या इनका कोई रियल वर्ल्ड यूज है या ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं? इनका प्रैक्टिकल मैदान में एप्लीकेशन सच में बहुत बड़ा है। पीक फैक्टर को ही देखिए, ये बताता है कि आम आरएमएस के मुकाबले करंट का झटका कितना ऊपर तक जा सकता है। ओह, तो किसी हैवी मशीन या ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन डिजाइन करते वक्त इंजीनियर को ये पता होना चाहिए। बिल्कुल। अगर पीक फैक्टर ध्यान में ना रखा जाए तो आम दिखने वाला करंट अपने पीक पर उस इंसुलेशन को फाड़ देगा और सर्किट में आग लग जाएगी। ये सच में एक लाइफ सेविंग डेटा है। उसने सेफ्टी लिमिट तय कर दी। और दूसरा टर्म फॉर्म फैक्टर, वो एक्सरे कैसे बनता है? फॉर्म फैक्टर वेव की प्योरिटी को डिफाइन करता है। परफेक्ट साइन वेव के लिए ये 1.11 होता है। अगर सेंसर में रीडिंग 1.11 से अलग आती है तो इंजीनियर तुरंत समझ जाता है कि वेव डिस्टॉर्टेड है। डॉक्टर अग्रवाल हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि फॉर्मूलाज को बस याद ना किया जाए, बल्कि उन्हें मशीन्स का बिहेवियर पढ़ने के टूल की तरह देखा जाए। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनविजिबल वेव की शक्ल सिर्फ नंबर से समझ आ जाती है। अब तक हमने वोल्टेज और करंट की बात की,
लेकिन इन दोनों को मिलाकर असल चीज बनती है पावर। डीसी में पावर का हिसाब सीधा है, पर एसी में कहते हैं कि टोटल भेजी गई पावर पूरी इस्तेमाल ही नहीं होती। भेजी गई एनर्जी वेस्ट कहाँ हो रही है? इस रहस्य को खोलने के लिए पावर फैक्टर यानी कॉस-फी के पर्दे को हटाना होगा। एसी सर्किट्स में 3 अलग-अलग तरह की पावर होती हैं। पहली होती है एपरेंट पावर, जो टोटल भेजी जाती है, जिसे वोल्ट एम्पियर में नापते हैं। सही। दूसरी होती है रियल पावर, जो एक्चुअल में काम करती है, जैसे मोटर घुमाना। इसे वॉट्स में नापते हैं, और इन दोनों ताकतों का रेशो ही पावर फैक्टर कहलाता है। एक सेकेंड, इस उलझन को सुनकर दिमाग में ना चिप्स के पैकेट का एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल आ रहा है। क्या हम पावर फैक्टर के खेल को चिप्स के पैकेट की मदद से देख सकते हैं? चिप्स का पैकेट सुनने में थोड़ा रोचक लग रहा है, बोलिए। देखिए, जब बाजार से चिप्स का बड़ा पैकेट लाते हैं तो वो बाहर से खूब फूला हुआ होता है। ये फूला हुआ पैकेट हो गई हमारी अपैरेंट पावर यानी टोटल एनर्जी। पर जब उसे खोलते हैं तो अंदर एक्चुअल खाने वाले चिप्स काफी कम निकलते हैं। सही पकड़ा। वो एक्चुअल चिप्स जो भूख मिटाते हैं वो हो गई सर्किट की रियल पावर, और पैकेट में जो ढेर सारी हवा भरी होती है वो बन गई हमारी रिएक्टिव पावर। क्या बात है, ये सच में एक बेहद सटीक उदाहरण बन गया। तो पावर फैक्टर कहाँ फिट होता है? उस विशाल पैकेट में हवा के मुकाबले असल चिप्स का आकार कितना है, वही रेशियो पावर फैक्टर है। अगर पावर फैक्टर 1 है तो पैकेट पूरा चिप्स से भरा है। तो इंजीनियर्स की कोशिश यही रहती होगी कि पावर फैक्टर को 1 के करीब रखा जाए। पर मेरा सवाल यह है कि क्या वो हवा पूरी तरह से यूजलेस होती है? उस रिएक्टिव पावर का कोई योगदान नहीं है क्या? यही आकर साइंस थोड़ा और गहरा हो जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल के लेक्चर्स और गेटवे क्लासेस के वीडियोस बताते हैं कि वो हवा बिल्कुल भी बेकार नहीं होती। जैसे हवा चिप्स को टूटने से बचाती है, वैसे ही भारी मोटर्स को घुमाने के लिए उस रिएक्टिव पावर की सख्त जरूरत होती है। अच्छा, बिना उसके मोटर नहीं घूमेगी? बिल्कुल नहीं। अगर सर्किट में सिर्फ प्योर इंडक्टर है तो पावर फैक्टर 0 हो जाता है। खाने वाले चिप्स यानी रियल पावर 0 होती है, पर वो रिएक्टिव पावर वहां एक तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इस फील्ड के बिना कोई मोटर स्टार्ट ही नहीं हो सकती। मतलब उस टोटल अपैरेंट पावर में मौजूद रिएक्टिव पावर का अपना सॉलिड वजूद है। इस कॉम्प्लिकेटेड चक्रव्यूह को फेजर डायग्राम्स के जरिए भी समझाते हैं ना, जहां वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं चलते। सही दिशा में सोच रही हैं। फेजर डायग्राम्स का यही काम है। जब इंडक्टर या कैपेसिटर लगता है तो वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। एक आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे छूट जाता है। उनके बीच समय का फर्क एक एंगल बनाता है, जिसे फाई कहते हैं। और उसी एंगल का कोसाइन हमें पावर फैक्टर देता है। एग्जैक्टली। अगर दोनों वेव्स एक साथ हाथ में हाथ डालकर चलें, जैसे रूम हीटर में, तो एंगल 0 होगा, cos 0 1 होता है। तो बिना किसी हवा के पूरी अपैरेंट पावर रियल पावर बनकर हीट दे देती है। आज की इस पूरी चर्चा ने वाकई इंजीनियरिंग और रोजाना की जिंदगी के बीच कई नए तार जोड़ दिए हैं। सफर की शुरुआत हुई थी ट्रांसफॉर्मर से, फिर समझ आया कि एसी करंट एक तेज पेंडुलम की तरह 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी करता है। हाँ, और मैथमेटिकल जीरो एवरेज की कमी ने आरएमएस वैल्यू की दुनिया में एंट्री करवाई, जो उस करंट की असली हीट को पकड़ती है और वही 220 वोल्ट्स की शक्ल में हमारे सामने आती है। उसके बाद फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के एक्सरे विजन से वेव की शक्ल को पहचाना और चिप्स के पैकेट से पावर फैक्टर को क्लियर किया। इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड डांस को इस आसान भाषा में उतारने का बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे सोर्सेस को जाता है, खास तौर पर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल को, जिनकी वजह से ये इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स डेली लाइफ के लॉजिक से जुड़ गए। फॉर्मूलाज के पीछे का लॉजिक हमेशा क्लियर होना चाहिए। रोट लर्निंग की जगह मैकेनिज्म पर ध्यान देना चाहिए। यही अप्रोच इंजीनियरिंग को जिंदा बनाती है। इस बेहद रोचक गहरे विश्लेषण को पूरी तरह खत्म करने से पहले एक ऐसे अनोखे और बेचैन करने वाले ख्याल पर गौर करते हैं। आज हमारे आसपास सारी मशीनरी, फैक्ट्री की भारी मोटर्स, घर के आम फैंस, सब कुछ उस 50 हर्ट्ज की धड़कन पर सेट है। देखा जाए तो एक बहुत ही डेलिकेट संतुलन पर चल रहा है ये पूरा इकोसिस्टम। तो जरा सोचिए, अगर आज रात किसी ग्रिड फॉल्ट की वजह से ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से अचानक दुगनी होकर 100 हर्ट्ज पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, तो उन उपकरणों के अंदर कैसा तूफान मचेगा। सोचकर ही सच में डर लगता है। क्या हमारी एडवांस टेक्निक और महंगी मशीन्स इस अचानक बदली हुई धड़कन को झेल पाएंगी,
या फिर दीवारों के पीछे चलने वाला वो शांत मैजिक एक ही झटके में जलकर धुआं बन जाएगा। ग्रिड की इस नई धड़कन का अंजाम क्या होगा, ये कल्पना किसी को भी रात में चैन से सोने नहीं देगी।